नमस्कार। अक्सर हम राजनीति को बड़े बड़े आंकड़ों और राष्ट्रीय बहसों में देखते हैं, लेकिन चुनाव की असली लड़ाई वो तो जमीन पर एक एक विधानसभा सीट पर लड़ी और जीती जाती है। आज हम मेरठ दक्षिण सीट के चुनावी मैदान की पड़ताल करेंगे, ये समझने के लिए कि कैसे सिर्फ कुछ हजार वोटों का फासला एक पूरे इलाके की तकदीर तय कर देता है। मेरठ दक्षिण, ये सीट उत्तर प्रदेश में है, वो राज्य जिसे अक्सर भारत की राजनीति का दिल कहा जाता है। यहाँ की हवा किस तरफ बहेगी, इसका असर दिल्ली तक महसूस होता है। इसलिए यहाँ की एक एक सीट एक अहम चुनावी रणक्षेत्र बन जाती है। तो असल सवाल ये है कि अखबार की सुर्खियों से परे गली मोहल्लों में, बूथ लेवल पर एक चुनाव आखिर कैसे जीता या हारा जाता है। चलिए आज हम उन रणनीतियों की परतें खोलेंगे जो जीत और हार के बीच की उस महीन लकीर को खींचती हैं। इस सफर में हम पहले मेरठ की जमीनी हकीकत को समझेंगे, फिर 2022 के जनादेश के आंकड़ों को पढ़ेंगे, इतिहास से सबक लेंगे और फिर देखेंगे कि एक मजबूत चुनावी रणनीति का खाका कैसा दिखता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिल्कुल जमीन से, उस मिट्टी से जहां ये सारी राजनीति होती है, क्योंकि कोई भी चुनाव हमेशा लोगों, उनकी जरूरतों और उनकी समस्याओं से ही शुरू होता है। अब देखिए, किसी भी चुनावी मैदान का पहला नक्शा होता है वहां का सामाजिक ताना बाना। मेरठ दक्षिण में ये बहुत दिलचस्प है। लगभग 26% मुस्लिम, 16% दलित आबादी, साथ में गुर्जर और बनिया जैसे अहम समुदाय। मतलब कोई भी पार्टी सिर्फ एक समुदाय के दम पर चुनाव नहीं जीत सकती। यहाँ सबको साथ लेकर चलना ही जीत का रास्ता है। और इन अलग अलग समुदायों को एक साथ जोड़ती हैं उनकी रोजमर्रा की परेशानियां। टूटी सड़कें, हर बारिश में भरता हुआ पानी, नौकरियों की चिंता, महंगाई की मार। ये वो असल मुद्दे हैं जो किसी भी बड़े चुनावी नारे से ज्यादा असर रखते हैं। तो जमीनी हकीकत के बाद अब वक्त है उन आंकड़ों में उतरने का जो 2022 के चुनाव की असल कहानी कहते हैं, क्योंकि आंकड़े झूठ नहीं बोलते। 2022 में मेरठ दक्षिण में रजिस्टर्ड वोटर थे लगभग 4,81,000। सोचिए, ये एक छोटे शहर की पूरी आबादी है और इन्हीं लोगों के हाथों में था फैसला करने का हक। और इनमें से लगभग 62% लोगों ने वोट डालने का फैसला किया। ये एक बहुत अच्छा टर्नआउट है। ये दिखाता है कि यहाँ के लोग अपने हक को लेकर जागरूक हैं और मुकाबला इतना कड़ा था कि हर कोई अपनी बात कहना चाहता था। लेकिन सारे आंकड़ों में जो एक आंकड़ा सबसे ज्यादा चौंकाता है वो ये है, जीत का अंतर। सिर्फ 7,942 वोट। 5 लाख वोटरों में से सिर्फ इतने से वोटों ने तय कर दिया कि कौन जीतेगा। यहीं से रणनीति का असली खेल शुरू होता है। इस चार्ट को देखिए, ये कहानी को और साफ करता है। बीजेपी और एसपी के बीच की टक्कर कितनी करीबी थी। दोनों के वोट शेयर में बहुत मामूली सा फर्क था। मतलब विपक्ष जीत से बस कुछ ही कदम दूर था। सिर्फ 2.7% का फासला। लोकतंत्र में जीत और हार के बीच की लकीर कभी कभी इतनी ही बारीक होती है। इस तरह के करीबी मुकाबले हमें याद दिलाते हैं कि हर एक वोट की अपनी एक गरिमा है, अपनी एक आवाज है। हमारा संविधान हर नागरिक को यही अधिकार देता है, और जब बहस इतनी तेज हो तो यह और भी जरूरी हो जाता है कि हम अपनी बात जिम्मेदारी से रखें, तथ्यों के आधार पर रखें। अब सवाल ये है कि ये मुकाबला इतना करीबी हुआ कैसे? क्या ये अचानक हुआ? नहीं, इसकी जड़ें पिछले चुनावों में और बदलते हुए राजनीतिक समीकरणों में है। चलिए थोड़ा इतिहास में झांकते हैं। देखिए, 2012 में जब ये सीट बनी तब बीजेपी जीती। 2017 में भी बीजेपी ने सीट बरकरार रखी, लेकिन तब सपा मैदान में नहीं थी। 2022 में जैसे ही सपा ने वापसी की, जीत का अंतर एकदम से घट गया। ये साफ इशारा था कि राजनीतिक हवा बदल रही है। और ये बदलाव कैसे हुआ, ये टेबल चुनावी गणित का पूरा खेल समझा देती है। बसपा का वोट शेयर देखिए, करीब 15% गिरा और सपा का वोट शेयर 18% से भी ज्यादा बढ़ गया। साफ है कि एक बड़ा वोट बैंक एक पार्टी से दूसरी पार्टी की तरफ खिसक गया और इसने पूरे मुकाबले को बदल कर रख दिया। तो अब जब हम जमीन को समझ गए, आंकड़ों को देख लिया, तो सवाल उठता है कि ऐसी सीट पर एक चैलेंजर पार्टी क्या करे। यहीं से असली रणनीति शुरू होती है, एक डिसिप्लिन्ड, सोचा समझा प्लान। इस तरह की मुश्किल चुनौती के लिए एक बहुत ही व्यापक रणनीति चाहिए। इसे एक फ्रेमवर्क में बांधे तो हम इसे चतुर्मुख सिद्धांत कह सकते हैं। मतलब एक ऐसी रणनीति जिसके 4 चेहरे हैं, 4 मोर्चे हैं जिन पर एक साथ काम करना होता है। ये 4 मोर्चे या स्तंभ क्या हैं? पहला,
चुनावी यानी वोटरों का सही सामाजिक गठबंधन बनाना। दूसरा, संगठनात्मक यानी बूथ लेवल तक अपनी टीम को मजबूत करना। तीसरा, कथात्मक यानी अपनी बात, अपना विजन लोगों के दिल तक पहुंचाना। और चौथा, संसाधन यानी पैसे, लोग और समय का सही इस्तेमाल करना। अगर हम एक रणनीतिकार के नजरिए से देखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ है। चैलेंजर की ताकत है उसका कोर वोट बैंक। कमजोरी, जमीन पर संगठन का ढीला होना। मौका क्या है? सरकार के काम से लोगों की नाराजगी। और सबसे बड़ा खतरा, वोटों का बंटवारा, जिससे सीधा फायदा सत्ताधारी पार्टी को होता है। और ये लड़ाई सिर्फ बूथ पर नहीं, लोगों के दिमाग में भी लड़ी जाती है। इसे कहते हैं नैरेटिव की लड़ाई। एक तरफ से हिंदुत्व और राष्ट्रीय प्रतीकों की कहानी सुनाई जाती है, तो दूसरी तरफ से विकास, नौकरी और सामाजिक न्याय के मुद्दे उठाए जाते हैं। वोटर इन दोनों कहानियों में से किस पर यकीन करता है, नतीजा वही तय करता है। ठीक है, रणनीति बन गई, पर एक अच्छी रणनीति सिर्फ कागज पर नहीं रहती, उसे जमीन पर उतारना पड़ता है। उसे एक ठोस एक्शन प्लान में बदलना पड़ता है। चलिए देखते हैं ये कैसे होता है। जमीन पर उतरने का मतलब है इस आवाज को सुनना, एक आम व्यापारी की आवाज जो कहता है कि धंधा मंदा है और बारिश में सड़कें तालाब बन जाती हैं। जब कोई अभियान इन सच्ची आवाजों को अपनी आवाज बना लेता है, तब वो सीधे लोगों के दिलों से जुड़ता है। और इस आवाज को उठाने के लिए एक चेहरा चाहिए, एक ऐसा उम्मीदवार जो सिर्फ लोकल या ईमानदार न हो, बल्कि लोगों को लगे कि वो ऊर्जा से भरा है, उनसे आसानी से मिल सकता है और वो हर समुदाय के बीच एक पुल का काम कर सकता है। संदेशवाहक भी उतना ही जरूरी है जितना कि संदेश। और ये सब एक अनुशासित प्लान के बिना मुमकिन नहीं है। जैसे ये 90 दिन का प्लान। पहले 30 दिन में सही उम्मीदवार के साथ एक मजबूत शुरुआत करना, अगले 30 दिन घर घर जाकर लोगों से मिलना और आखिरी 30 दिन में अपने मैसेज को इतना फैलाना कि हर समर्थक वोट डालने के लिए घर से निकले। अब हम इस पूरे विश्लेषण के सबसे अहम हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि चुनाव जीतना अपने आप में मंजिल नहीं है, ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। असली मकसद है शासन चलाना। आज के दौर में जब कैंपेन डेटा का इतना इस्तेमाल करते हैं, तो ये याद रखना जरूरी है कि हर नागरिक की निजी जानकारी की सुरक्षा हो। भारत का DPDP फ्रेमवर्क इसी दिशा में एक कदम है। ये सुनिश्चित करता है कि लोगों की सहमति के बिना उनके डेटा का इस्तेमाल ना हो। ये विश्वास बनाने के लिए जरूरी है। तो आखिर में मेरठ दक्षिण के लोगों के सामने चुनाव सिर्फ 2 पार्टियों के बीच नहीं था। चुनाव था 2 अलग अलग तरह की राजनीति के बीच, एक जो पहचान और बंटवारे पर आधारित है और दूसरी जो रोजी रोटी और रोजमर्रा की दिक्कतों को हल करने का वादा करती है। हर चुनाव इसी सवाल का जवाब होता है। और ये विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है। आज जब चुनाव जीतने के लिए इतना डेटा, इतनी रणनीति इस्तेमाल होती है, तो हम ये कैसे पक्का करें कि इस सबके केंद्र में वो आम मतदाता ही बना रहे, जिसकी जिंदगी को बेहतर बनाने का वादा हर कोई करता है? इस पर सोचना जरूरी है।